हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ तानिया एंड आज का हमारा है एक सेशन जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ, जूनियर असिस्टेंट फॉर JNK हाई कोर्ट एग्ज़ाम। ओके, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश सेक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम जल्दी ही आएगा तो स्टूडेंट्स को रिविज़न की भी ज़रूरत है, जिसके लिए मॉक टेस्ट आर ऑलरेडी देयर। बट मैंने सोचा कि आप लोगों को PYQs करवाऊँ आराम से, उसके कंप्यूटर के, इंग्लिश के या जो बाकी के सब्जेक्ट के MCQs होंगे वो भी आपको अदर टीचर्स करवाएंगे, जिससे आपको प्रीवियस पैटर्न्स भी समझ में आए। ठीक है, तो ये एक मैंने पिछले साल का जो पेपर है कश्मीरी डिवीज़न का, उसका एक सेट लिया, उसमें से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आप लोगों को आज करवाऊँगी। सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर करवाने के साथ मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन दिखाया और आंसर करवा दिए, बिल्कुल नहीं। मेरा मोटिव ये है कि क्वेश्चन पेपर करवाने की रीज़न क्या होना चाहिए कि आपको प्रीवियस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये समझ आए, किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आया है आप लोगों को वो समझ में आए, करेक्ट। और उस क्वेश्चन के साथ और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम PYQs करेंगे। PYQs हम इसलिए नहीं करते हैं कि जो आया है वो दोबारा आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन सिमिलर तरह का आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को आगे मैं चलाऊंगी, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आगे करवाऊंगी। टेस्ट सीरीज़ में भी PYQs इंक्लूडेड रहेंगे, आप वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक टेस्ट, आपके सेक्शन टेस्ट या फुल टेस्ट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डाउनलोड करिएगा ये ऐप और जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप, उसमें आप लोगों को अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अब सीधा हम लोग कहाँ आएंगे, क्वेश्चंस पर आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन शुरू हो रहा है वर्ब के टॉपिक से, ये क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर, ओपन, ओपनिंग, टू ओपन और ओपन। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैंने आप लोगों को जब मैंने वर्ब पढ़ाया होगा तो मैंने आप लोगों को ज़रूर करवाया होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि बाद हम जेरंड लगाते हैं जब एक वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म एज अ नाउन इन अ सेंटेंस बिहेव करता है ना। ठीक है, जब एक वर्ब की जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जब वो एज अ नाउन इन अ सेंटेंस बिहेव करता है ना, उसको हम जेरेंड कहते हैं। तो उन्हीं में से एक वर्ड है माइंड। माइंड वर्ड के बाद वर्ब का ING फॉर्म लगता है, तो आंसर शुड बी वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस। ये बेसिक ग्रामर कंसेप्ट्स हैं, ये आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आते हैं। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। When she parted dash her parents, her eyes were full of tears. When she parted from her parents, when she parted away her parents, of her parents और with her parents। तो यहाँ पर ना आपको वर्ब दिया है, उसके साथ करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है। वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन लग के कोई मीनिंग निकालती है तो वो होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब क्या होता है, सेपरेट फ्रॉम। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम यहाँ पे पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स आना चाहिए, पार्टेड फ्रॉम नहीं आएगा, पार्टेड विद आएगा, क्योंकि पार्टेड विद का मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम। तो सेपरेटेड के साथ फ्रॉम लगा सकते हो आप। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन D इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He went dash his way to oblige his superior. He went on his way, out of his way, in his way और with his ways। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्चुअली एक इडियम दिया है जिससे आपको ये कम सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। तो he went dash his way to oblige his superior, अपने सुपीरियर के लिए कुछ करने के लिए या उसकी आज्ञा मानने के लिए वो जो कर सकता था उससे ज़्यादा किया या ज़रूरत से ज़्यादा किया। देखो जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करते हैं ना, तो हम आउट ऑफ द वे जाते हैं, बोलते हैं हम इसको आउट ऑफ द वे कर रहे हैं। करेक्ट, तो आप क्या कहेंगे, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर, जिसका मतलब क्या होता है, मेक एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि जब ये फाइल आप लोगों को मिले आप लोग
करेक्ट आंसर कंसीडर करें कि क्यों इसका आंसर ये है। ऑलराइट, तो हमने कर लिए फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव ये सेंटेंस दिया है, इसे हमें करेक्ट वर्ड से फिल इन करना है। जब ऐसे हम लोगों को वर्ड्स आते हैं ना, ये ग्रामर बेस्ड भी नहीं है, इनको हम बोल सकते हैं वो कैप बेस्ड हैं, तो कैसे ये क्वेश्चंस करेंगे? तो आपको पूरा सेंटेंस रीड करना होता है और सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है, सेंटेंस में कहना क्या चाहता है वो समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम लोग वर्ड चूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ पढ़ने में तो हमको ग्रामेटिकली सारे वर्ड सही लग सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। करेक्ट। चलो क्या बोला है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द सिक कैन बिकम इनफर्म डैश बोथ द स्ट्रेंथ and the work and many of the specific skills that were once processed। अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड मिल गया हम लोगों को, प्रोट्रैक्टेड। क्या मतलब होता है प्रोट्रैक्टेड का? मीनिंग पूछा जा सकता है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मतलब काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है जो इलनेस। सिक जो है वो इन्फर्म हो सकता है, लूज़ कर सकता है, लूजिंग बोथ स्ट्रेंथ वर्क एंड बहुत सारी स्किल्स जो है वो जो उसके पास कभी थी वो लूज़ कर देता है ना, यही बोला गया है। और आई गेस आप लोगों को यहाँ पर प्रोट्रैक्टेड का मतलब भी समझ में आ गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट एवरीवन। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं तो आप लोगों को आंसर्स बता ही रही हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग खुद भी क्वेश्चन रीड करो, स्क्रीन पॉज करो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और फिर चेक करो कि मैम ने क्या आंसर दिया है। ऑलराइट, चलो देखो क्या है। द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ऑस्ट्रसाइज्ड द हु। अब ये जो हु है ना, ये इस ब्लैंक के लिए दिया गया है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, हु का आंसर क्या होगा इस ब्लैंक में, ये उसके लिए दिया गया है। डैश हैड अबेंडन्ड देयर फेथ। अब ये जो रिलीजियस सेक्टर था उन्होंने ऑस्ट्रसाइज किया। ऑस्ट्रसाइज करने का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है बाहर कर देना या रिजेक्ट कर देना, सिंपली रिजेक्ट और एक्सक्लूड कर देना उसको जिसने अपना फेथ छोड़ दिया है। अब जिसने अपना फेथ छोड़ दिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉवर्ड, लिटिगेंट, रेकेंट और सप्लिएंट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं रेकेंट। अब ये आपका किस में से आया? सिलेबस में है, हाईकोर्ट के सिलेबस में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना। अब आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखो डायरेक्ट नहीं, आपको सेंटेंस दिया गया होगा और उसके क्या सब्सटीट्यूशन होगा उसका वर्ड वो पूछा गया होगा, ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो जिसने अपना फेथ, अपना बिलीफ छोड़ दिया है, वन हु टेक्स बैक हिज बिलीफ और स्टेटमेंट और फेथ, उसको हम लोग रेकेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट देखो बाकी भी देख लेते हैं, हमें कोई भी आ सकता है एग्जाम में। कॉवर्ड, कॉवर्ड हम किसे कहते हैं? वन हु लैक्स करेज, जिसमें करेज नहीं होता, जिसमें हिम्मत नहीं होती। लिटिगेंट किसे कहते हैं हम लोग? समवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन लॉ सूट। सप्लिएंट, सप्लिएंट इसे हम किसे हम लोग कहते हैं? अ हम्बल पेटिशनर, एक मतलब बेगर बोल सकते हो, या जिसकी कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट करने वाला, उसे कह सकते हैं अ हम्बल पेटिशनर। आई वुड राइट। ये मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, PYQs अटेम्प्ट करते हैं, आंसर पता होना इज़ नॉट इनफ, आपको बाकी की चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हमारे वो कैप बेस्ड क्वेश्चन शुरू हैं, कुछ ऑपोजिट्स हैं, कुछ सिमिलर मीनिंग वाले हैं, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कल्टिवेटेड और आपको क्या बताना है इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट तो आप लोग समझते हैं एंटोनिम है ना, इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड इज़ कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का ऑपोजिट क्या होगा? क्रूड, जेंटल, सॉफ्ट और रिफाइंड। कल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली रिफाइंड, पॉलिश्ड, नरिश्ड, यही बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कल्टिवेटेड लैंड, मतलब नरिश्ड है, रिफाइंड है, पॉलिश्ड है, वेल मेंटेन्ड है, यही बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है। अब इसका ऑपोजिट क्या निकल के आएगा? ऑपोजिट वुड बी क्रूड। क्रूड का मतलब होता है रफ, अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड, ठीक है। जेंटल का मतलब तो आप सब समझते हैं। रिफाइंड तो इसका मीनिंग हो गया सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है स्मूथ,
रिफाइंड, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ इम्पर्टिनेंट. कॉमनली यूज्ड वर्ड, इसको मैं मार्क कर रही हूँ. क्यों? बिकॉज अक्सर एग्जाम में आता है और इसके जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर एग्जाम्स में इन ऑप्शंस मतलब इन वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज़ इम्पर्टिनेंट? इम्पर्टिनेंट का ऑपोजिट बताना है, बट फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग. इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, ये इसका मतलब होता है. तो ऑपोजिट क्या होगा? इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, चीकी और कर्टियस. मीनिंग ऑपोजिट क्या आएगा? कर्टियस. कर्टियस का मतलब क्या होता है? कर्टियस जैसे हम बोलते हैं कर्टसी नहीं है ना, तो दैट इज़ रिलेटेड टू कर्टियस. कर्टियस का मतलब पोलाइट, सिविल, ग्रेशियस, तो ये इसका ऑपोजिट होगा. बाकी हम लोग बात करें इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, चीकी, ये तीनों इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं. मतलब ये सिमिलर है. रूड, डिसरिस्पेक्टफुल, हार्श विद समबडी, ये इसके सिमिलर हैं. चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डिसेंट. डिसेंट का ऑपोजिट क्या है? बट उससे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए. डिसेंट, डिसेंट का मतलब डिसअग्रीमेंट. क्या मतलब है इसका? डिसअग्रीमेंट. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट, है ना. बाकी देख लो, डिस्प्यूट सिमिलर आ गया, डिसयूनिटी सिमिलर आ गया, कंट्रोवर्सी नहीं बैठ सकता, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा अग्रीमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग सीमी. गेस कीजिए आप सब लोग. स्क्रीन को पॉज करके आप लोग गेस कर सकते हैं कि सीमी का मीनिंग या ऑपोजिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस क्या हो सकता है. सीमी का मतलब होता है समथिंग इमोरल. वी कैन से डर्टी, वी कैन से इम्प्योर. जो गंदा है, इमोरल है, उसे कहते हैं सीमी. तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? अनप्लेजेंट, ये तो सिनोनिम हो गया. सिंसियर, ऑनेस्ट, प्योर, तो जबकि हमने कहा कि इम्प्योर, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा प्योर. ठीक है एवरीवन, डी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो हम वर्ड्स करने वाले हैं वो है सिनोनिम बेस्ड. देखो क्या लिखा है? चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग. सिनोनिम बेस्ड. फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रूटलाइज. मुझे लगता है ब्रूटल, ब्रूटलाइज, ये वर्ड्स का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होता है ना. तो ब्रूटलाइज का मीनिंग क्या हो गया? कोई ब्रूटल है मतलब मिसबिहेव करता है, इल मैनर्ड है ना, इल ट्रीट, ये भी बोल सकते हैं. तो डी इज़ द आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट बाकी वर्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं. डिवाइस, ये CE वाला डिवाइस नहीं है, SE वाला डिवाइस है. कई बार हम लोग रीड करके गलती भी कर देते. तो SE वाले डिवाइस का मतलब क्या होता है? टू डिज़ाइन और इन्वेंट समथिंग. ठीक है. स्ट्राइक, स्ट्राइक तो आप लोग समझते हैं. स्ट्राइक का मतलब हो गया प्रोटेस्ट, या कुछ स्ट्राइक कर गया मतलब कुछ हिट कर गया. देन वी हैव स्टर. स्टर का मतलब भी सबको पता है, मिक्स करना, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग. पिनाकल. काफ़ी कॉमन वर्ड है, आई गेस आप लोगों को इसका मतलब पता भी होगा. पिनाकल का वर्ड होता है जिनिथ, मतलब टॉप ऑफ समथिंग. तो इसका आंसर यहाँ से क्या आ जाता है? समिट. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गाबुल. वर्ड इज़ गाबुल, और गाबुल का आपको सिनोनिम बताना है. क्या मतलब होता है गाबुल का? कम्युनिकेट, एक्सप्लेन, कंफ्यूज और हाइड. गाबुल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज, डिस्टॉर्ट. तो क्या आंसर आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर C वुड बी द आंसर. ऑलराइट. चलो 12 क्वेश्चन हो गए. आई होप आप लोगों के सही होंगे. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन डू लेट मी नो कि कितने सही हुए, कहाँ गलती हुई, किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में हम लोग कवर करेंगे. नॉट ओनली फॉर द हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर द अदर एग्ज़ाम्स. ओके, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपकमिंग है. SSB के एग्ज़ाम्स अपकमिंग है, JKP, FA है, और भी बहुत सारे असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट फिल हुई हैं. तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं.
तो कंसिडरिंग दैट इन माइंड पढ़ना शुरू कर दो। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग एंड द वर्ड इज़ पॉम्पस। मुझे लगता है ये आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो कि चाहे तुम लोग बोलो एग्ज़ाम में आया हुआ है या फिर तुम लोग बोलो कि मैंने अपने सेशंस में तुम लोगों को कितनी बार प्रैक्टिस करवा दिया है ये, तो अब तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता ही होना चाहिए। पॉम्पस हम किसे कहते हैं? पॉम्पस हम लोग उसे कहते हैं जो एरोगेंट है ना, हॉटी कहते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सपोर्टिव तो नहीं हो सकता, एरोगेंट और डिमांडिंग थोड़ा सा नहीं मिलता जुलता ये भी। फ्लैशी का मतलब होता है चमक धमक वाला, फ्लैशी। और प्रिटेंशियस हम लोग किसे कहते हैं? समवन हु इज़ एरोगेंट। सो ए इज़ द आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेक्शन में से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई होप आप लोगों को पता ही क्या होता है। एक स्टेटमेंट दिया गया होता है और उसका आपको सब्स्टिट्यूट लगाना होता है इन अ वर्ड, एक वर्ड जो स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके वो, ठीक है। तो पहला हमें दिया है अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ। एक पर्सन जिसने अभी मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से है और उसने अभी मतलब उसने वेल्थ गेन किया है, अभी अमीर बना है, मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड का पर्सन और अभी नया अमीर बना है, न्यूली रिच पर्सन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रोवैजेंट, प्रोमिस्क्यूअस, परवेनु और सम्पुटरी। द राइट आंसर हियर इज परवेनु, ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूली रिच है, ठीक है, न्यूली रिच हु वॉज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसे हम लोग परवेनु कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावैजेंट हम लोग इसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, स्पेंडिंग टू मच मनी, ओके। देन प्रोमिस्क्यूअस हम लोग किसे कहते हैं? प्रोमिस्क्यूअस समवन हु इज़ हैविंग मैनी पार्टनर्स और मैनी रिलेशंस, ओके, हैविंग मैनी पार्टनर्स, हैविंग मैनी अफेयर्स, यू कैन से हैविंग मैनी पार्टनर्स। नेक्स्ट सम्पुचरी किसे कहते हैं? दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लग्जरी, ओके। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज दे कैन बी आंस्ड इन योर एग्जाम, सो डोंट कंसीडर द आंसर ओनली। चलो नेक्स्ट वन, अ स्टडी ऑफ साउंड्स। मुझे लगता है ये आंसर तो सब कर सकते हैं और जब ये एग्जाम में आया था तो इट वाज वेरी इजी टू आंसर। सिमेंटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स। साउंड की बात कर रही है तो फोन, फोनेटिक पढ़ते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर, करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सिमेंटिक्स मीन जो वर्ड्स के मीनिंग्स या सेंटेंस के मीनिंग से रिलेट करता है, रिलेटेड टू मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। स्टाइलिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज का स्टाइल क्या है। जैसे कोई राइटर है, हम बोलते हैं राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या है, लिखने का स्टाइल क्या है, तो उसके लैंग्वेज के स्टाइल को हम, उसकी स्टडी को हम लोग स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो TICS वाला आपका रूट वर्ड है ना, ये जो सफिक्स है TICS, जैसे सिमेंटिक्स बोला, फोनेटिक्स बोला, स्टाइलिस्टिक्स बोला, लिंग्विस्टिक्स बोला, दिस इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ, ठीक है। ये किससे रिलेट करता है? स्टडी ऑफ समथिंग। जैसे सिमेंटिक स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग, स्टाइलिस्टिक स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसको हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, फोनेटिक स्टडी ऑफ साउंड। ऑलराइट एवरीवन, ये आपको हेल्प कर सकता है आपके अपकमिंग क्वेश्चंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन क्वेश्चंस ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल। देखो यहाँ से एक हमारा फ्रेजल वर्ब भी आ गया, एब्सटेन्स फ्रॉम, एब्सटेन या फिर रिफ्रेन बोला हो, इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? दूर रहना, अवॉइड करना। तो वन एक पर्सन जो हमेशा अल्कोहल से दूर रहता है, अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है या अवॉइड करता है, उसे हम लोग टी टॉटलर कहते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी, ओके। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्योरिटन किसे कहते हैं? प्योरिटन हम लोग कहते हैं उसे जो कुछ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, कुछ उसके अपने आदर्श हैं जो वो फॉलो करता है। तो वन हु फॉलोज स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स,
समैरिटन किसे कहते हैं? जो सेल्फलेस है और हेल्पफुल है, मतलब दूसरों की मदद करने वाला, सेल्फलेस होके, सेल्फ हेल्पफुल लिख दिया मुझे, सॉरी, मुझे यहाँ हेल्पफुल लिखना चाहिए था, सेल्फलेस एंड हेल्पफुल, जैसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव पेडेंट। पेडेंट हम किसे कहते हैं? समवन हु इज़ अ स्कॉलर बट इन एन अनोइंग वे। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बुकवर्म होते हैं, लेकिन वो फ्लॉन्ट भी बहुत करते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो काफ़ी अनोइंग फील होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इन अ रूम दे आर द बेस्ट, दे हैव द नॉलेज ऑफ द थिंग्स एंड एवरीथिंग, है ना, तो वी फाइंड देम अनोइंग। तो उस तरह के जो लोग होते हैं उसे हम पेडेंट कहते हैं, उस तरह के पर्सन को। तो वी कैन से अ स्कॉलर, आई वुड राइट इट इन ब्लैंकेट, इन अनोइंग वे। फ्लॉन्ट बहुत करते हैं वो। सो yeah, D is the right answer. Okay, moving towards next question. A name adopted by an author in his writings. अपनी writings के लिए author ने जो name adopt किया है उसे हम क्या कहते हैं? Title, nomenclature, nickname और pseudonym. The right answer is pseudonym. ठीक है, यहाँ पर P silent होता है और ये spellings में भी बहुत बार आता है ये वाला word. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जब आपको misspelled words आते हैं ना, तो ये वाला word काफ़ी बार spellings में आता है, तो इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, द लाइन विच अ प्लो कट्स इन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो एक प्लो लाइन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेल, ट्रेंच, फ्योरो और ट्रफ क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो एक्चुअली द राइट आंसर इज़ फ्यूरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी पढ़ लेते हैं। वेल हम वैली को कहते हैं, ठीक है। ट्रेंच किसे कहते हैं? एक डग, ठीक है, एक डग या डिग एक ग्राउंड में जो है उसे कहते हैं। ट्रफ एक कंटेनर होता है एनिमल्स को फीड करने के लिए, या ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर। ऑलराइट एवरीवन, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एंड यहाँ से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्रासेस। तो यहाँ पर कोई तुम लोग को एरर दिखता है, तो एरर कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में। इट शुडंट बी विद अवर ग्रेट अनॉयंस, इट शुड बी टू अवर ग्रेट अनॉयंस, ठीक है। विद की जगह टू, प्रेपोजिशन का एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। द न्यू डिवाइस सही है, एम्स एट एलिमिनेटिंग सही है, द रिस्क ऑफ सही है, लेकिन इसके आगे का जो वर्ड है वो सही नहीं है। द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगा, तो आंसर हो गया हमारा सी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। I wish to heartily congratulate you for your astounding success। जब भी हम लोग एरर डिटेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रामर, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अक्सर करते हैं, मैं करवाती हूँ तुम लोगों को। तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है जब हम प्रेपोजिशंस करते हैं तब भी, कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर नहीं लगता, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। सिमिलरली मैंने बहुत बार बताया है कि हम लोग बोलते हैं ही इज़ मैरिड विद बोलते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। करेक्ट है मैरिड टू। ओके, तो आंसर यहाँ पर है हमारा, फॉर की जगह ऑन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन अगेन। द विजिटर टुक द वेकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइन बाय वन ऑफ द मैनी ह्यूज सोफाज इन द रूम। उसने मेरे साथ की वेकेंट सीट ली है, तो नेक्स्ट फ्रॉम माइन इज़ करेक्ट? नो, नेक्स्ट टू माइन इज़ करेक्ट, क्योंकि हम नेक्स्ट, ही इज़ ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू हिम ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट टू माइन तो नेक्स्ट टू होता है। ओके, ये तो मुझे लगता है आसान था, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज अ लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। एनी एरर इन द क्वेश्चन? कैन यू सी एनी एरर इन द क्वेश्चन? द एरर इज इन पार्ट बी।
अमंग लर्नड मैन, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ही वॉज अ लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड द लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। लर्नड की जगह लर्नड होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये हैं हमारे इडियम फ्रेजेस बेस्ड। अब ये जो है ये नया पैटर्न बोल सकते हैं, काफ़ी टाइम से चला रहा, काफ़ी एग्जाम्स में है, बट अब JNK में भी इंट्रोड्यूस है कि इडियम फ्रेजेस की बात करें, हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें, तो यहाँ पर सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब उनका यूज़ आपको सेंटेंस में दिया हुआ है, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप लोग मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जितने भी मेरे पेस्ट कंट्रोल में एफर्ट्स थे दे ऑल वेंट इन वेन, मतलब बेकार गए। वेंट इन वेन मतलब बेकार गए, किसी काम के नहीं रहे। आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इसका मतलब क्या होता है, दोबारा से शुरुआत करना। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना कि अब एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है, अब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब यू ऑल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, विच मीन्स व्हाट। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अक्सर हम लोग बोलते हैं ही इज़ गोइंग प्लेसेस इन दिस फील्ड, मतलब ही इज़ मेकिंग अ सक्सेस इन दिस फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, मेक सक्सेस मतलब किसी फील्ड में बहुत अच्छा करना, टू गो प्लेसेस। सो राइट आंसर इज टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, बिकॉज व्हेन वी रीड ऑल अदर ऑप्शंस दे डोंट मेक एनी सेंस। चलो क्वेश्चन 26 पे आ जाते हैं। शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। पुलिंग नो पंचेस क्या मतलब है इसका, स्पीक्स पोलाइटली, स्पीक्स फ्रैंकली, स्पीक्स रूडली और स्पीक्स स्वीटली। क्वेश्चन नंबर 26, पुल्स नो पंचेस जिसका मतलब है स्पीक्स फ्रैंकली, मतलब कोई बात को खींचती नहीं है, सीधी सीधी बात करती है। कोई बात को खींचता नहीं है, सीधी सीधी बात करना, मतलब कुछ खींचना नहीं, पुल नहीं करना, सीधा बात करना। स्पीक फ्रैंकली, पुल नो पंचेस। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये भी ईडियम पर ही है। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन इज़ ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, हम लोग बोलते हैं वी आर नॉट ऑन अ सेम बोट, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, मतलब क्या है इसका, present for the meeting, registered for the work, willing to pay the same fees, things in a similar page. We are not on the same page, मतलब हम सेम सिचुएशन पे नहीं है, हम सिमिलर वे में नहीं सोचते। जैसे हम बोलते हैं नॉट इन अ सेम बोट, मतलब सेम सिचुएशन में नहीं है। नॉट ऑन द सेम पेज मतलब एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, our plan to go to London is in the air, undecided, certain, under consideration, for approval, in the air। अब देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना लव इज़ इन द एयर, लव इज़ इन द एयर का मतलब हो गया लव हर तरफ है, प्यार हर तरफ है, लेकिन ये वो वाला इन द एयर नहीं है। एक तो मतलब हो गया इन द एयर का हर तरफ होना, दूसरा मैं बोलूँ मेरा माई प्लान इज स्टिल इन द एयर, मतलब अभी तक अनडिसाइडेड है, हवा में बातें हो रही हैं। हम बोलते हैं ना हवा में बातें करते हैं, सही इसका कुछ डिसाइड ही नहीं होता है। तो व्हाट डज इट मीन, इन द एयर मतलब अनसर्टेन, अनडिसाइडेड। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। All right everyone, moving forward, question number 29. This question is from the section active passive voice. ध्यान से सेंटेंस रीड कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस एंड फिर आंसर कीजिए। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। देखो बोला है वॉज के साथ लगी है थर्ड फॉर्म और बाय, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है, पैसिव सेंटेंस में लगती है। और इस वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब एक्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तभी लगाते हैं ना। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, देखो कहाँ है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, द क्रिमिनल स्पोक नॉट अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यहाँ से थोड़ी सी गलती है, ऑल दो सेकेंड फॉर्म दी है। द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक नो वर्ड, यहाँ पे भी कुछ सही बात नहीं है, ऑल दो सेकेंड फॉर्म दी है। द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल सही, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो हम डिड लगाते हैं, तो सी इज़ द आंसर। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन,
Again, active passive voice. He mailed his application for a new job. Simply second form of verb, मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. सेकेंड फॉर्म हो तो हम लोग क्या करते हैं, वॉज वर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं और बाय का यूज़ भी करते हैं, है ना. तो ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब. व्हाट वुड बी द आंसर. फर्स्ट देखो, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब इज़ मेल्ड बाय हिम. इज़ है तो प्रेजेंट हो गया, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी इज़ दिया है और बोला ही इज़ द मेलर, गलत हो गया. ही वॉज द मेलर, नॉट इन पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो बाय होना चाहिए, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द मेल फॉर द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेल्ड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज मेल्ड बाय हिम. ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. ठीक है एवरीवन. तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस जो हाईकोर्ट के पेपर में आप लोगों को आए थे. इन अब अपकमिंग सेशंस में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, नॉट ओनली फॉर द हाईकोर्ट एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द अदर एग्जाम्स एज वेल. ठीक है, बहुत से एग्जाम्स अपकमिंग हैं एंड आई हैव सीन मैनी कमेंट्स कि आप लोग कंप्यूटर के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशंस चाहते हो बेस्ड ऑन द चेंजिंग पैटर्न. तो डेफिनेटली आई विल गेट न्यू सेशंस फॉर यू वेरी वेरी सून एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, किस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग सेशंस कवर करेंगे. ठीक है. एंड जो भी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हाई कोर्ट का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है. डू अटेम्प्ट दीज टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. उसके अलावा असिस्टेंट कंपाइलर का न्यू कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है. न्यू क्लासेस जो हैं इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं. तो एनी स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो न्यू कोर्सेज में आप लोग इनरोल कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा SI सब इंस्पेक्टर की क्लासेस तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, फिर बीच में केस की वजह से क्लासेस पॉज भी हो गई, तो क्लासेस तो रिज्यूम हो ही रही हैं. उसके साथ साथ एक ऑफिसर बैच 2.0 लॉन्च किया गया है जो है आपका 90 डेज़ रिवीजन का बैच. ठीक है. अब इस 90 डेज़ रिवीजन बैच को हम लोग कैसे कवर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ MCQs. पढ़ा तो सब दिया गया है, अगर कोई पढ़ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. इन एडवांस आप लोगों को बताया जा रहा है या बताया जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स जो है आज आपको प्रिपेयर करने, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल. तो एक डिसिप्लिन वे में एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हम करेंगे रिविजन. ठीक है. एंड इसमें आपके टेस्ट एंड ऑल सब कुछ कंडक्ट होंगे इस वाले बैच में. ऑलराइट एवरीवन. तो जिसको सिर्फ रिवीजन चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो दे कैन एनरोल इन दिस 90 डेज़ रिवीजन सीरीज बैच. ऑलराइट. टेक केयर एवरीवन. शैल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी सून. टेक केयर.